क्या जिसके पास चीज या वस्तु है वही मालिक है, या मालिक होने के लिए सिर्फ कागज काफी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे, ओनरशिप और पोजेशन, कब्जे और स्वामित्व के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओनरशिप का अर्थ किसी वस्तु पर कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्ण अधिकार। यह व्यक्ति और वस्तु के बीच एक कानूनी संबंध है। स्वामित्व में केवल कब्जा ही नहीं होता, बल्कि अधिकारों का पूरा समूह शामिल होता है। जैसे अगर आप बात करें तो उपयोग करने का अधिकार, लाभ उठाने का अधिकार, नष्ट करने या हस्तांतरित करने का अधिकार, दूसरों को रोकने का अधिकार। यानी ओनरशिप एक लीगल राइट है, ना कि केवल फैक्चुअल कंट्रोल। ओनरशिप की परिभाषाओं के बारे में अगर बात करें तो जॉन सॉलमन कहते हैं, उनके अनुसार ओनरशिप उन अधिकारों का समूह है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के संबंध में प्राप्त होता है। ऐसे ही जॉन ऑस्टिन कहते हैं, उनके अनुसार ओनरशिप वह अधिकार है जिसके द्वारा किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है और दूसरे को उससे रोका जाता है। तो इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि स्वामित्व एब्सोल्यूट और लीगल होता है। अब बात करते हैं ओनरशिप की प्राप्ति कैसे होती है। आपको ओनरशिप मिलेगा कैसे? या तो आप ऑक्यूपेशन से लेंगे, या ट्रांसफर होगा, या इनहेरिट होगा, या फिर गिफ्ट मिलेगा। अब ओनरशिप खत्म कैसे होगा? या तो ट्रांसफर होगा, या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, या फिर अबेंडमेंट होगा, यानी परित्याग कर दिया जाएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ओनरशिप के तत्व क्या है। ओनरशिप के तत्व जो है, ये कुछ 5 तत्व हैं। राइट टू पोजेस, कब्जा रखने का अधिकार। राइट टू यूज एंड एंजॉय, उपयोग और उपभोग। राइट टू डिस्पोज, बेचने, दान, नष्ट करने का अधिकार। और राइट टू एक्सक्लूड, दूसरे को रोकने का अधिकार। इसके अलावा स्थायित्व का भी अधिकार होता है। जहां तक ये तत्व तत्व है, वहां तक वास्तविक ओनरशिप मानी जाती है। अब इसी के साथ हम समझते हैं कि ओनरशिप के प्रकार कैसे होते हैं। तो इसमें होता है एब्सोल्यूट ओनरशिप, यानी पूर्ण स्वामित्व का अधिकार, उदाहरण निजी भूमि का मालिकाना हक। लिमिटेड ओनरशिप, यानी कानून द्वारा सीमित समय के लिए दिया गया अधिकार, जैसे पट्टेदारी या लीज पे दी जाता है जब जमीन, ऐसे। इसके अलावा होता है सोल ओनरशिप, एक व्यक्ति का अकेला स्वामित्व हो। इसके अलावा होता है को ओनरशिप, एक से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त स्वामित्व, जैसे दो चार लोग एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। और एक और होता है ट्रस्ट ओनरशिप, यानी कि जिसके पास कानूनी स्वामित्व है और बेनिफिशियरी के पास लाभ है। तो ये हो गए आपके स्वामित्व के प्रकार। अब बात करते हैं ओनरशिप की थ्योरी के बारे में। तो ओनरशिप की थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी। स्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार को माना गया है। इसकी आलोचना भी होती है कि आधुनिक राज्य में यह व्यवहारिक नहीं रह गया है। इसके बाद आती है लेबर थ्योरी, जो कि जॉन लॉक ने दी है, जिसमें श्रम किया वही मालिक है। इसकी आलोचना होती है कि हर श्रम से स्वामित्व नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है मेटाफिजिकल थ्योरी, यानी व्यक्ति की इच्छा स्वामित्व व्यक्ति की इच्छा का विस्तार है, यानी अत्यधिक दार्शनिक ये कल्पना है। तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि कहाँ तक विस्तार है कुछ पता नहीं है। और आखिरी थ्योरी है हिस्टोरिकल थ्योरी, जो कि रीति रिवाज से स्वामित्व के बारे में बताया गया है। इसकी भी आलोचना होती है कि आधुनिक समाज में जरूरत को समेटता जा रहा है। तो अब रीति रिवाज के हिसाब से काम नहीं होते हैं। जैसे पहले था कि बड़े बुजुर्ग ने कह दिया कि सारी जमीन में ये 3 लोगों का हिस्सा है। आजकल सबको बराबर ही चाहिए, है ना। किसी को बड़ा कम, छोटा ज्यादा, आगे पीछे, है ना, बंटवारा होगा तो सबको सड़क चाहिए, सबको फ्रंट भी चाहिए। तो ऐसे अब रीति रिवाजों में बदलाव आता जा रहा है। तो ये हो गए आपकी थ्योरीज। अब हम बात करते हैं कब्जे का। आ, तो आप कब्जे का अर्थ समझिए। सबसे पहले किसी वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण, यानी फिजिकल कंट्रोल होना, और अपने लिए उसकी रखने मंशा रखना, है ना। यानी कि पोजेशन का मतलब हुआ कि कंट्रोल प्लस इंटेंशन। पोजेशन की
कब्जे की परिभाषा जो है सेवनी के अनुसार पोजेशन में दो तत्व होते हैं, कॉर्पस और एनिमस। ये आप याद रखिएगा, ये यूज करेंगे आप लोग कभी भी एग्जाम में या कहीं भी आता है तो वो सेवनी ने डिफाइन किया है, कॉर्पस और एनिमस। और हियरिंग के अनुसार जो कब्जा है केवल वास्तविक नियंत्रण ही है। इसी तरह कब्जे के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कॉर्पस की बात करते हैं तो उसमें है वस्तु की भौतिक नियंत्रण रखना, वो कॉर्पस है। एनिमस का मतलब है वस्तु को अपने अपने लिए रखने की इच्छा रखना। ठीक है, ये है एनिमस। तो ये उसके दो तत्व हैं जिनके थ्रू कब्जे के बारे में समझाया गया है। इसके अलावा इसकी थ्योरीज हैं। तो सेवेनी के अनुसार कॉर्पस कॉर्पस प्लस एनिमस यानी उस दोनों अगर होती हैं तो उसके पास कब्जा है, पोजीशन है। इसकी आलोचना यह है कि हर कब्जे में एनिमस नहीं होता है ना। ऐसे ही एहरिंग के सिद्धांत है कि केवल कॉर्पस पर्याप्त है, मगर उनकी इस बात की आलोचना होती है कि मंशा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है। सालमन के सिद्धांत के हिसाब से पोजेशन यानी कब्जा एक लीगल कंसेप्ट है। उनकी आलोचना इस बारे में होती है कि जो ये सिद्धांत है सालमन का, वो व्यवहारिक तरह से अस्पष्ट है। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कब्जे के प्रकार। तो कब्जे के प्रकार के लिए पहले आप ये समझिए, क्या सिर्फ चीज अपने पास होने से कब्जा मान लिया जाए, या कानून कब्जे के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कानूनी कब्जे के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें है सबसे पहले एक्चुअल पोजेशन, वास्तविक कब्जा। कब्जा जब किसी वस्तु पर सीधा और भौतिक नियंत्रण हो, उसे एक्चुअल पोजेशन या फिर वास्तविक कब्जा कहा जाएगा। उदाहरण के लिए आपके हाथ में मान लीजिए अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, तो ये मोबाइल जो है वो आपके वास्तविक कब्जे में है। इसमें वस्तु और नियंत्रण दोनों आप ही के पास मौजूद है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, कानूनी कब्जा। इसका मतलब है जब वस्तु आपके पास शारीरिक रूप में से ना हो, लेकिन कानून के हिसाब से आप उसके कब्जेदार माने जाएंगे। ठीक। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, सॉरी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो गया। अब इसके बाद आता है इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंक में रखा आपका कोई सामान है, तो जो आपके आपके तो बैंक में जो सामान रखा गया है उसका जो कब्जा है वो आपका, लॉकर में सामान आपने रखा है तो वो आपका कब्जा माना जाएगा। इसके बाद आता है इमीडिएट पोजीशन, प्रत्यक्ष कब्जा। जब व्यक्ति खुद वस्तु का नियंत्रण रखता है तो वह इमीडिएट पोजीशन यानी प्रत्यक्ष कब्जा कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, मकान मालिक खुद घर में रहता है या रह रहा है तो उसका कहा जाएगा उसका प्रत्यक्ष कब्जा है, वो घर छोड़ के नहीं गया है, किराए पे नहीं है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है परोक्ष कब्जा, मेडिएट कब्जा। जब वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके नियंत्रण में हो तो ऐसे कब्जे को मीडिएट कब्जा कहा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हो किसी को कि मेरी जमीन है, उसकी रखवाली के लिए मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं, मगर बेचने का हक नहीं है, सिर्फ आप उसकी देख रेख कर सकते हो। तो जब पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे देते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, तो उस तरह से आप यहाँ पे मीडिएशन दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लीजिए, मकान किराए पे दिया गया है, किराएदार के पास इमीडिएट मालिक का इमीडिएट है, ठीक है, और मालिक के पास मीडिएट परोक्ष कब्जा है। ठीक। अब इसके अलावा है एडवर्स पोजेशन यानी शत्रुतापूर्ण कब्जा। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार लंबे समय से खुले और लगातार किसी जगह पे रह रहा है, उस पर कब्जा बनाया हुआ है, तो उस तरह से कहा जाएगा कि उनके पास एडवर्स पोजीशन का आधार बनता है और उन्हें वह अधिकार मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी जमीन पर वर्षों से कोई अवैध लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं तो वो कहा जाएगा उनको एडवर्स पोजीशन दे दिया जाए। तो ये हो गई आपके पोजीशन, कब्जा और ओनरशिप के बारे में। इस तरह हम कब्जे में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि कानून कब्जे को केवल चीज अपने पास होना नहीं मानता, बल्कि नियंत्रण, मंशा और परिस्थिति के आधार पर उसके अलग अलग प्रकार स्वीकार करता है। अब बात आती है आपके रिवीजन की। तो ये ओनरशिप की जो शीट बनी हुई है इसी को देख के मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ जो चीजें दी हैं यही आपको रिवीजन में काम आएंगी ओनरशिप में।
आप इसको देख लीजिए पॉज करके। इसके बाद पोजीशन यानी कब्जे के बारे में देख लीजिए, और आखिरी में कंक्लूजन में जो आपको लिखना होगा वो ये समराइज पॉइंट है। इन समराइज पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।